बहुत शुक्रिया। सर, अंदाज़ा नहीं था कि आपकी मेहरबानी और शफ़क़त इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन बहुत शुक्रिया। इस तरह थोड़ा सा वक्त शायद ज़्यादा मिल जाए। सर, ये एक रस्म है और रवायत भी है। हम हमेशा अपने सालाना बजट पर गुफ्तगू करते हैं। उसी रस्म को सर आगे बढ़ाते हुए, लेकिन साथ साथ ये भी चलता रहा है कि हमेशा इस बजट तकरीर का सहारा लेते हुए मुल्क की बैनुल-अक़वामी सियासी तमाम उमूर पर गुफ्तगू होती है, उन पर रोशनी डाली जाती है, अपने ख़यालात का इज़हार किया जाता है। तो सर, उसी तरतीब से कोशिश करूँगा कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही हो। सर, सबसे पहले तो हम आइसोलेशन में तो बिल्कुल नहीं, और अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ इस बजट पर ही तवज्जो मरकूज़ करके हम आगे चल सकते हैं, तो ये इंतहाई काला किस्म की जो है वो ख़ुद को धोखाधही होगी। आपका इस साल का बजट जंगों के साए तले बनने वाला बजट है। आपका इस साल का बजट बदलती हुई एशिया और फिर बदलते हुए दुनिया की सूरत हाल का बजट है। और इस साल का बजट मुतकाज़ी है कि हम तमाम जमातें पार्लियामेंट में इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारा इत्तेहाद गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी वक्त, मैं दोहरा देता हूँ, हमें किसी भी वक्त किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है। इसमें मज़ीद मैं बात नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता था, जिसको समझ में आनी होगी वो बात समझ चुका होगा। अगर जिसको नहीं आनी है तो उसको समझाने से गुज़िश्ता कोई 15 साल से तो मैं नहीं समझा सका, अब आगे कौन समझाएगा उनको। असल में बात ये मैं कहना चाह रहा था कि इस वक्त हमें ज़ाती मसाइल से निकल कर, अपनी छोटी सोच से निकल कर मुल्की और जुग्राफियाई सूरत हाल पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए, और इसके लिए इत्तेहाद हमांगी होना ज़रूरी है। सर, अब आते हैं इस बार जो बजट पेश किया गया है, और माहिरीन इक्तिसादी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमाए और हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। और इन दोनों की जो इकोनॉमिक्स है और जो महारत है सर फाइनेंस में, वो इतनी ज़्यादा है। और अब तो शेख साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, वो भी गुफ्तगू में शरीक हो गए, और पीछे भी एक भाई खड़े होके मशवरे दे रहे हैं कि किस तरह फाइनेंस को बेहतर किया जाए। और अब हाथ भी मिला लिया है तारड़ साहब ने उनसे कि जी हो गया सब कुछ। तो सर, आप देख रहे हैं, तो बहरहाल सर, ये अगर सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी शायद हुकूमती बेंचों में ये खुश फहमी है कि इन द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी हर चीज़ को सपोर्ट कर जाएगी। यकीन से कहता हूं सर, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट करने नहीं जा रहे कि जो कि अवाम, मुल्क और मुल्की मफाद के खिलाफ हो। और अगर ये संजीदगी समझ में आ जाएगी तो मैं समझता हूं फिर वुज़रा भी सारे कतार में आके सुनना शुरू कर देंगे। सर, इससे पहले कि मैं जनरल मामलात पे आगे चलूं, मैं सर तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा हमारे इंतहाई काबिल वुज़रा की। ये सेक्शन 114C, डॉक्टर साहब पता है ना आपको 114 क्या है?
114 पता है फाइनेंस का, या तारड़ साहब को पता होगा? जी, लॉ मिनिस्टर साहब। सर 114C का पता है? नहीं। अच्छा जी, तो सर ये हाल है। अब सर ये 114C जो है ये नाअहल अफराद है। इसमें ये इस बार कहा गया है कि ये बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ये अपने ही अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते, एक हद से ऊपर ये स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते। सर ये आर्टिकल 23 जो 23 है हमारा और 818 का तो खिलाफ वर्जी है ही है एक शख्सी आज़ादी की। इनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद ये बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, इनके अकाउंट सीज हो सकते हैं, और ये इनके सर आर्बिट्री परसेंटेज, एक ख्याली परसेंटेज सेट की गई है, वो है 130%। अगर ये अपने लास्ट गोशवारे से 130% के करीब नहीं आते तो ये, अब ये सर ये ख्याली हद है जो एफबीआर ने मुकर्रर की है, इसको समझना चाहिए। और ये अगर उस 130% के करीब नहीं तो इनको किसी भी वक्त गलत करार दिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा, ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये दो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। तो सर ये तमाम चीजें जो है ये मैंने आइन के वो आर्टिकल भी बताए जिसके ये खिलाफ है। अब आगे चलें सर, ये 138 और 140 टैक्स की वसूली, अब ये टैक्स की वसूली कम और बत्तागिरी ज्यादा है सर। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टूटने वाला है आप लोगों का। ये कुछ मखसूस हालात में, जिस तरह हमारे साथ कराची में होता था, नोटिस दिए बगैर ही अकाउंट्स मंजमद और रकम निकाल लेगी एफबीआर, यानी नोटिस नहीं देगी, अकाउंट्स मंजमद कर देगी और रकम निकाल देगी। सर ये 104 आपका आर्टिकल है मुनसिफाना ट्रायल का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसकी शदीद खिलाफ वर्जी है सर। ये कारोबारी अफराद को टोटल एफबीआर के रहमो करम पर करता है। सर ये एफबीआर को क्या आप कोई जल्लाद बनाने जा रहे हैं? नैब से तो चले ये भी बात हो चुकी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुकूमत को किसने मशवरा दिया है। मुझे यकीन है कि इस हुकूमत में इतने काबिल लोग हैं, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब की तरह, कि वो ये नहीं कर सकते थे। ये बाबुओं ने कुछ इनको लिख के दिया और उन्होंने पढ़े बगैर ही हमारे सामने इसको रख दिया है। अगर ये इसको पढ़ते तो मैं नहीं समझता कि वो ये बातें यहां लाते। अब सर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तैनाती को दे दें, ये 175C है सर इनका, 175C। ये कहते हैं किसी भी कारोबारी मकाम पर एक शख्स को एफबीआर जाके खड़ा कर देगा कि देखो ये कारोबार से किस तरह नफा नुकसान हो रहा है। यानी आपके ऑफिस में भी वो आपके सर पे खड़ा हुआ होगा, आपकी फैक्ट्री में भी आप वो तैनात कर सकते हैं, आपकी दुकान पर भी लाके उसको एक कुर्सी दे के बिठा सकते हैं। वो सर इसमें अच्छा हुआ ये नहीं लिख दिया इन्होंने कि बेडरूम में वो देखे कि राइट साइड पे इसको सोना है या लेफ्ट साइड पे सोना है, वो भी ये फैसला करे ये आदमी। ये अच्छा हुआ ये इनसे रह गया। सर ये इस किस्म के इकदामात में एक एक करके आपको बता रहा हूं। अब सर सेक्शन 14AC, ये सर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली है सर। अब जो शख्स सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता। इसमें टैक्स गुजार को सुनने का कोई हक नहीं, और ये टोटल अफसरान के रहमो करम पे होगा। और सर यानी कि अब इनकम टैक्स का एक ऑफिसर, पहले आपको उसके पास पेश होना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज खरीदने के काबिल हूं और मैं क्यों काबिल हूं, मैंने ये पैसे कहां से लाए, कैसे आए। और अब मैं सर खरीद ले तो उसके बाद तो टैक्स वो हमेशा देता ही है, लेकिन अब पहले आपको बताना होगा कि मैं फलां चीज खरीदना चाहता हूं। अब वो उस पर मुनस्सर है, वो कहे कि भाई तुम नहीं खरीदो।
यानी हक के कारोबार भी मशरूत कर दिया गया है इनकम टैक्स के ऑफिसरों से कि वो अब आपको बताएंगे कि आप क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। अब ये कोई अक्लमंदी वाली चीजें हैं? यानी आपको अपना, यानी एक शरीफ इंसान उसको कायल करेगा एक 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर को कि भाई ये मैं चीज बेचने या खरीदने जा रहा हूं, मेहरबानी करके इजाजत दे दो, और वो फैसला करेगा उस शरीफ शहरी का कि हाँ भाई तुम ये करो या ना करो। उसके दिल में आए तो कहेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सर ये सेक्शन इनका है 37AA और AA, ये इनलैंड रेवेन्यू, ये शक की बुनियाद पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं कमिश्नर की इजाजत के बगैर। सर ये इख्तियार तो नैब को भी नहीं था, ये इख्तियार FIA को भी नहीं है, ये सिर्फ इजराइल के पास है। ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ इजराइल को दिया और अब इन्होंने FBR को दे रही है कि बगैर नोटिस के इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है। बहरहाल, और उसके गिरफ्तारी के बाद तहकीक होगी कि आया ये शख्स गलत था या सही। अब आपको पकड़ के जूते मारते हुए हथकड़ी लगा के रोड से ले जाएं कमीज उतार के, और 2 घंटे या 4 घंटे दूसरे दिन बाद कहें कि नहीं यार ये शरीफ आदमी था, छोड़ दिया। ये कहां की अक्लमंदी है कि गिरफ्तारी के बाद एक शरीफ इंसान के उसको जो है बेगुनाह करार दिया जाए। ये सेक्शन 37A और AA है, ये पढ़ लेते काश। अब सर ऑडिट फर्म्स का मामला, आखिरी बात इस पर करूंगा फिर आगे चलता हूं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। सर ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है वो खुद अपनी जो है वो इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इनका ऑडिट करती है। सर अब एक ऑडिटर पे भी ऑडिटर बिठा दिया है। अब इन्होंने बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ICAP पे ये एक इदारा है उसको ये भेजेंगे और अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे। सर आखिर ये सारी चीजें करके ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार फैलेगा फूलेगा, कोई यहां आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई पागल हो गया भाई कि जिसके घर में तुम आदमी खड़ा कर दो, जिसकी दुकान में आदमी खड़ा कर दो, जिसके मकान पे आदमी खड़ा कर दो, जिसकी फैक्ट्री पे आदमी खड़ा कर दो, तुम्हारे पास आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कारोबार करेगा। सर ये मुल्क का पट्टा बिठाने वाली बात है। ये पता नहीं किसने इनको बजट लिख के दिया, और इनकम टैक्स को ऑफिसरों को तो मैं कहता हूं इजराइल बना दिया। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं। अच्छा आप कह रहे हैं जी सोलर पर 18% टैक्स, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसकी हिमायत। अच्छा कह रहे हैं इंपोर्ट पर 18% टैक्स, आप मुल्क में जो है वो सोलर जो है वो खरीदे। वो भाई आपने मुल्क में इंजीनियर कौन से पैदा किए हैं, वो कौन सा इतना अच्छा सोलर पैनल बना रहे हैं? सर अगर पाकिस्तान में बनने वाला पैनल 5 यूनिट पैदा करता है तो उतने ही पैसे का जो हम बाहर से यूनिट मंगाते हैं वो 100 यूनिट पैदा करता है। आप या तो मुल्क में सोलर की उसी तरह की उस स्टैंडर्ड की मशीन लगाते, इंडस्ट्री लगाते, आप उसी सतह के सोलर पैनल बनाते जिस तरह के चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं। आप उस स्टैंडर्ड को मीट करते नहीं, आपने ये तो किया नहीं। आपका सोलर पैनल जो मुल्क में बन रहा है वो लगता है कि रेडियो है जो कि बजता नहीं, वो डब्बे की तरह है, वो पुराना रेडियो लगता है जो बजता भी नहीं है। और वो सोलर पैनल इतने जदीद है, अब हम जबरदस्ती ये खरीदें वो खरीदेंगे तो 18% टैक्स लगेगा। और आप फिर कहते हैं कि हम मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालना चाह रहे हैं। आप झूठ बोलते, आप चाहते ही नहीं कि ये मुल्क तवानाई के बहरान से निकले। वैल्यूएशन, इस पर मुझसे फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मुत्तफिक हो गए। कराची की बात करूंगा, 5 लाख रुपए की जो जगह है उसकी FBR ने वैल्यू रखी है 25 लाख रुपए। अब टोटल वो 5 लाख की वैल्यू है, उसकी 25 लाख कहां से लाए कोई 25 लाख वाइट मनी? तो हुआ क्या इससे अब इनको खुद अंदाजा नहीं।
कि लोगों ने रजिस्ट्रार के पास जाना बंद कर दिया, 2 गवाह रख के वो शरई मुआहदे करा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें शुक्रगुजार हूं, मेरे दोस्त जो अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, अली साहब भी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी, ये मुझसे एग्री करते हैं कि हाँ ये गलत है। इन्होंने एक चीज़ कही थी मुझे कि आप मुझे निशानदेही करें। सर मैं अपने हल्के तक की तो निशानदेही कर सकता हूँ कि कहाँ की जो है ना रकूम गलत रखी गई है, वैल्यूएशन हाई रखी गई है, लेकिन पूरे कराची का सर्वे सर मैं ये इन जल्लादों से, इजराइलों से करा ले सर। इतनी बड़ी जब इनको इतने इख्तियारात दिए इनकम टैक्स वालों को, तो ये इनसे करा लेना। हम एक पूरी कराची का सर्वे मैं कहाँ से जाके करूँ सर। अब आप आ जाए सर, एक पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, एक अनोखा मुल्क है कि जिसमें हमारा मकामी माहीगीर। पटेल साहब, आपके विप ने लिख के दिया कि आपको पार्टी की तरफ से एक्स्ट्रा टाइम दे दूं, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम। जी बहुत शुक्रिया सर, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं आपके साथ। सर पाकिस्तान इस तरह से एक अनोखा और वाहिद मुल्क है कि पाकिस्तान में मकामी माहीगीर को पोर्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है और उसके एवज उसको पैसे देने पड़ते हैं। अब वो कौन सा अफ्रीका, सोमालिया, अमेरिका जा रहा है, वो जाता है अपनी कश्ती लेके अपने समुद्र में शिकार करता है, वापस आता है, लेकिन उसको कहते हैं पोर्ट क्लियरेंस, कस्टम का पोर्ट क्लियरेंस दो। सर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आते हुए तो कस्टम का जिक्र सुना है, अपने ही मुल्क में शिकार करने, मछली पकड़ने, बच्चों का पेट पालने, वो भी कभी मिले कभी ना मिले, वो भी कस्टम भरे। ये कभी हुआ है? ये दौरान बजट स्पीच मिफ्ता इस्माइल साहब ने, अब वो साल मुझे याद नहीं, मेरे बोलने पे उन्होंने मेरा नाम लेकर अपनी स्पीच में कहा कि आज से हम ये खत्म कर रहे हैं। जो मेरी बात को अगर शायद कोई नोट कर रहा हो तो वो करे। उनके इस ऐलान के बावजूद आज तक भी हमारा मकामी छोटा माहीगीर कस्टम को पोर्ट क्लियरेंस दे रहा है, रोजाना आ रहा है, रोजाना जा रहा है, कहते हैं भाई तुम कस्टम को पोर्ट क्लियरेंस दो। ये किस किस्म का जुल्म है दुनिया में और कहीं भी नहीं। सर ये स्मगलिंग का बड़ा एक, अब सर जो चीज भी, मैं बलूचिस्तान से अगर कोयटा से चलूं, अभी तो खैर चलना हालात की वजह से थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अगर चलता भी हूं तो सर 5 बार तो मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया गया जाता है। चलें 2 जगह पे वो पहचान लेते हैं, 3 जगह पे फिर भी मुझे बताना पड़ता है मैं कौन हूं, मैं सफर पे जा रहा हूं। लेकिन ये सर ट्रक के ट्रक, सैकड़ों ट्रक ये कराची हर चीज के पहुंच जाते हैं, सुपर हाईवे से भी, आरसीडी हाईवे से भी, और जब सब कराची पहुंच जाते हैं तो वहां पे छापे लगना शुरू हो जाते हैं कि ये स्मगलिंग हो रही है, या स्मगलिंग का सामान है। ये 2 दिन 3 दिन की मुसाफिर तय करके जहां पे सारे महकमे, पुलिस, कस्टम, कोस्ट गार्ड, रेंजर्स, दुनिया का हर महकमा वो कराची तक पहुंच जाता है, और कराची में जब दाखिल हो जाता है उसके बाद वो स्मगलिंग का सामान हो जाता है। रास्ते में वो स्मगलिंग का सामान नहीं है। ये मामला आखिर मेरी समझ से तो बाहर है। कोई भी चीज कराची में तो नहीं बन रही, वहां पैदा नहीं हो रही, और आपको पता है आ कहां से रही है। चले पोर्ट से अगर हो रही हो तो अलग बात है, लेकिन बजरिया सड़क कोई केपी से आ रही है, तो कोई अफगानिस्तान से आ रही है, तो कोई ईरान से आ रही है, उस वक्त वो कस्टम चोर नहीं है, वो जुर्म नहीं है। हाँ, कराची की हुदूद में जब वो दाखिल हो गई तो वो चीज जुर्म बन जाती। सर ये भी मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, वो इदारे पता नहीं इन सड़कों पर क्या कर रहे हैं। सर पोर्ट कासिम अथॉरिटी को भी इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, अब फिर मुझे सन याद नहीं, अली मोहम्मद मेरी मदद करेंगे, हमाद अजहर ने जब बजट पेश किया था जिस साल, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से निकाला गया था, आइटम ड्रॉप किया गया था, आइटम नंबर 8 था या 9 था बजट का। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मिनिस्टर ने आइटम ड्रॉप किया, अख्तर मेंगल, असलम बूतानी साहब के कहने पे, जो उस वक्त आपके इत्तादी थे, लेकिन वो गजेट में छप गया, और आज भी वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में
यानी हम अपना यहां पे जो वादा करते हैं, एक मैंने मिफ्ता इस्माइल का बताया, एक हमाद अजहर साहब का बताया, और जो हम वादा करते हैं वो गजट हो जाता है और उसके बाद वो केस चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर ने तो इसको ड्रॉप कर दिया था, वो कहते हैं नहीं जी गजट में छप गया है। अरे भाई गजट में गलत छप गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने ताजियों के कहने पे उसको ड्रॉप कर दिया तो वो गजट में गलती से छपा है। और हमारे असेंबली का अमला भी माशाल्लाह बहुत ही काबिल है कि वो ड्रॉप किया है उसने कि जी हम ये वापस लेते, लेनो जूं का तू जाने दो। वो आज तक केस चल रहा है। खुदा के वास्ते इसको भी किसी फैसले की तरफ ले जाए। मैं सर आज नहीं चाहूंगा कि माहौल जरा भी तल्ख हो, क्योंकि हम वैसे ही आलमी तलखी का शिकार है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि ऐसा बजट ऐसे वक्त में आपको सूट नहीं करता। मैंने जब पूछा दो चार इनकी शिकें, किसी ने नहीं पढ़ा इसको। हमारे दोस्तों ने अभी तस्दीक भी हो गई, इनको पता ही नहीं, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं। हाँ, अलबत्ता ये पहली बार हुआ है कि इस बार दो बजट आए थे, एक पढ़ा गया एक नहीं पढ़ा गया, दोनों हुकूमती जमात के थे। एक एमक्यूएम ने भी बजट पेश किया, ऐसी मुझे दो कॉपी मिली, एक हुकूमती बजट जो पढ़ी जा रही थी, एक एमक्यूएम का बजट था, वो नहीं पढ़ा उन्होंने, तो वो भी पढ़ दें। ये पहली बार हुआ है कि दो हुकूमती बजट आए हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज नून का, एक एमक्यूएम का, दो बजट आए इस बार, एक पढ़ा गया एक नहीं पढ़ा गया। तो शेडो बजट उसमें नहीं लिखा था। बहरहाल जो भी था बजट था, वो अपना बजट पेश करते हैं तो ठीक है। तो अब कहने का मकसद है जब हुकूमती दो बजट हो तो कौन से बजट पे आदमी अमल पैरा हो। सर आखिर में आते हैं उन गरीब मजदूरों की तनख्वाहों पे। सर महंगाई वाकई है, बड़ी है। मैं कहना चाहता कि कब से ही बढ़ी और कितनी बढ़ी और किसके दौर से बढ़ना शुरू हुई और फिर बढ़ती ही गई। अब बहुत कुछ न कुछ बेहतर अफाका हुआ है, लेकिन सर जिस तरह फिगर्स दिए गए आपके जीडीपी के ग्रोथ के, ये गलत है सर। आप कहते हैं 2.6 तो 2.5 तो आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज है तो 1% हुआ। ये जीडीपी इस तरह थोड़ी होती है। 1.5 से ज्यादा किसी तरह भी नहीं है, मैं चैलेंज कर सकता हूं। किसी आपका कोई भी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, क्या आपने इसमें तरक्की की है? कोई नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आप कर जाएंगे। और अगर तरक्की करनी है तो खुदा के लिए इस कस्टम को, इस एफबीआर को आप लगाम दें। ये गिरफ्तारी, ये आपके कारोबार की जगह, आपके घर, आपके मकान, आपकी दुकान में इनकी तैनाती को रोकें। ये बगैर सबूत के, बगैर नोटिस के अकाउंट मंजमद करना और किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करना, ये सारा इस बजट का हिस्सा है, इस बिल का हिस्सा है। तो ये आप लोगों को भगाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो कि पहले ही भाग रहे हैं, या आप चाहते हैं कि कोई ना कोई जिस रास्ते पे हम चल निकले उस पे चल पड़े। सर कौम में खुशी की एक लहर थी, है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमने इसी जगह पे खड़े होकर कहा था कि हमारी कौम में, हमारी अफवाज में वो जज्बा है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया। आज हमारा दुश्मन 100 बार सोचेगा हम पर हमला करने से पहले। लेकिन सर कौम की इस खुशी को, कौम के इस यकजहती को, ये आपका मुल्क दुश्मन बजट पारा पारा कर देगा, जिसमें हर शख्स गिरफ्तार हो सकता है, हर शख्स को जो है शक की बुनियाद पे आप बंद कर सकते हैं, हर आदमी कारोबार नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक बात सर, आज ये मिनिस्टर साहब बताएं, अगर नॉन फाइलर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता तो वो, अगर कोई नया नौजवान आए
वो कहता है मैं कारोबार करना चाहता हूं, उसको कोई उधार देता है तो अब वो पहले बैंक अकाउंट ही नहीं खुलेगा, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता, तो वो मुझे बताएं वो दुकान कैसे खरीदेगा, वो कैसे शुरू करेगा अपना कारोबार। इसका क्या तरीकेकार है कि कोई नया आदमी अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो पहले तो आप कहते हैं कि अच्छा तो नॉन फाइलर नहीं होता, अभी तक तो बेरोजगार था, अब वो फाइलर बनने जा रहा है तो वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता। ये क्या अक्लमंदी है, ये कौन सी, मतलब किसने बनाया है ये बजट? और नया आदमी तो अब कोई काम शुरू ही नहीं कर सकता, यानी नौकरियां आप देंगे नहीं, कोई शख्स कारोबार शुरू नहीं कर सकता, शुरू करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर उसने कारोबार शुरू भी कर लिया तो उसके सर पे कोई आके खड़ा हो जाएगा कि देखो ये कमा रहा है या नहीं कमा रहा, और अगर वो आपकी तवक्को जो 130% है उसके मुताबिक नहीं कमा रहा तो इसको अंदर करो और इसके अकाउंट जब्त कर लो। खुदा के वास्ते ये किसी दुनिया में किसी और मुल्क में है? और उसको सुनवाई का कोई हक भी नहीं। ये किसी और दुनिया में ऐसा मुल्क में ये एफबीआर के कानून हैं? सर सीधा सीधा मैं आपसे कह देता हूं कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा इस तरह, ना हम मंजूर करेंगे, ना मैं समझता हूं कोई भी समझदार आदमी जो इस बजट को पढ़ सकता है, जो इसको समझ सकता है, वो कभी भी इसके हक में वोट नहीं देगा, कभी भी हक में वोट नहीं देगा। थैंक यू। बस सर वो फारूक भाई ने, मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूं, फारूक भाई ने उस शेर को गलत पढ़ दिया था इस बार। हाँ, हमारे बाबू भाई जो है फारूक भाई, और वो शायर भी कतील शफाई है सर। सर बहुत खूबसूरत शेर है वो, मैं हमेशा हर बजट स्पीच में पढ़ता हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। और ये मैंने 2008 में इसलिए पढ़ा था कि मेरी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई, तो मैंने उनके लिए ये पढ़ा था कि मुझे दुख हुआ कि उसको दोबारा गलत क्यों पढ़ा गया। 2007 में उनकी शहादत हुई तो 8 में हमने बजट पेश किया और नवीद कमर ने टपकते हुए आंसुओं के साथ वो बजट पेश किया था, और हमारी ये फीलिंग थी, और ये शेर उस फीलिंग की गमाजी करता है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुझे निकाल के देखा तो सब खसारा है। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।